Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator of geography. आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं पढ़ाऊँगी आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर जो हैं वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप क्या कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो बिकॉज इससे आपका इस वाली क्लास में जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो पहले से पता होगी और फिर कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। पर उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यू नो व्हाट, अनअकैडमी हैज़ लॉन्च मिशन AIR, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 1 प्रीलिम्स। ओके, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021। ओके, इसमें क्या होगा, 70 आवर्स बैच, 70 घंटे की बैच कोर्स है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर विल बी कवरिंग करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 1.5 टू 2 ईयर्स, मतलब 1.5 से 2 साल का जो करंट अफेयर है वो कवर कराया जाएगा फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज लाइक द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, PIB, उसके बाद PRS एंड योजना मैगजीन एक्सेट्रा। ओके, सो आपको क्या करना है, आज ही अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें बिकॉज दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 8th of September 2021। एंड येस, यूज कोड अर्पिता 10, स्पेलिंग क्या है, ARPITA 10, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, यू नो व्हाट, अनअकैडमी एक और स्पेशल फीचर जो है वो लेकर आया है जिसका नाम है रेज योर हैंड फीचर। अब आपको क्लास के बीच में कोई भी डाउट आए, आप रेज योर हैंड फीचर का यूज़ करें और उसके बाद एजुकेटर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। टॉक विद योर एजुकेटर and also with your favorite educator and get your doubts solved right in the class। लिंक्स जो हैं वो दिए हुए हैं वीडियो के बिलो। एंड हाँ, यू नो व्हाट, डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। सो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ऑफर। तो आइए हम लोग जाते हैं ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश रूल में। हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो देखो बात है 1772 की, ठीक है। तो हुआ क्या इस टाइम, 1772 के अंदर जो कंपनी है उसने जो है अपना डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, और साथ के साथ उसने क्या किया, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ये बैकग्राउंड समझ में आया। अच्छा, अब जब अपने हाथ में लिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉलिसी ख़त्म हुई तो कुछ और पॉलिसी या एक्ट तो लेकर आएंगे ही। सो हुआ क्या, 1772 के बाद बहुत सारे एक्ट्स और चार्टर आए, तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड यू नो व्हाट, हर चार्टर और हर एक्ट कुछ कहता है। क्या कहता है कुछ जानेंगे बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है, मैं पेन ले लूँ ज़रा, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको मार्क करके दे दूँगी बिकॉज एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को जानना है इस एक्ट के बारे में कि ये एक फ़र्स्ट स्टेप था जिसको लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में है उसके अफेयर्स को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। मतलब जो है आप कमान ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट स्टेप था आपका ये एक्ट। ठीक है, और हाँ, इस एक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772। इस नाम से भी बुलाते हैं, इससे भी बुलाते हैं। ठीक है, और हाँ, इस एक्ट में जो है नींव रखी थी, फाउंडेशन रखा था इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, मतलब केंद्रीय शासन का जो फाउंडेशन था वो इस एक्ट ने इंडिया में रखा था। ठीक है, अच्छा, अब इसने और क्या किया, इसने जो है कुछ नाम बदल दिए। ठीक है, नाम जो है वो चेंज कर दिए। कैसे किए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम हुआ करता था, ओके, इस पोस्ट को बदल के क्या रखा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब एक नाम और ऐड कर देगा, दैट इज जनरल। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो रखा था, एंड साथ में क्रिएट किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
और उस काउंसिल में थे 4 लोग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बताइए फर्स्ट गवर्नर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लो यहाँ लिखा हुआ है भाई, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जो 1774 से लेके 1785 तक थे। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ये जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो आइए यहाँ पे बता दूँ मैं आपको बैठे बैठे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बड़े ही फेमस, जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ओके लास्ट क्लास में, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो बड़े ही पॉपुलर थे और बहुत ही अच्छा अच्छा काम भी किया इन्होंने, जो 1757 से लेकर 69 तक गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो इट वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग फ्रॉम 1774 से लेके 85। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी एक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1774 में कैलकटा में। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अभी दिल्ली में है, बट वो जब इस्टेब्लिश हुआ था तो वो कैलकटा में था। ठीक है, अब जब इस्टेब्लिश हुआ तो इसमें कौन कौन था? तो जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो उसमें 1 चीफ जस्टिस थे और साथ के साथ 3 अदर जजेस थे, तो कुल मिला के 4 लोग हो गए। अच्छा, अब एक बात और बता दूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, कि इस पर्टिकुलर एक्ट ने ये बोला कि जितने भी सर्वेंट हैं ना कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड में, मतलब प्राइवेट बिजनेस में अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे और कोई भी तोहफा तूफ़ा, कोई भी ब्राइब घूस वूस नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब यही वाला जो है पॉइंट है जो आज भी हमारी भारत की सरकार फॉलो करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप घूस नहीं ले सकते, आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते, काइंड ऑफ है। तो ये चीज़ भी है इसमें जो इसको स्पेशल बनाती है। उसके बाद वन मोर थिंग, देखो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 3 सेटलमेंट थे ब्रिटिशर के, एक यहाँ पे कोलकाता में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में। तो हुआ क्या ना, इस एक्ट के बाद या जैसे आपने देखा कि बंगाल वाले का नाम क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस एक्ट के बाद जो गवर्नर ऑफ आपके बॉम्बे थे और जो मद्रास थे, उन प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट हो गए, मतलब पद में छोटे हो गए। किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, मतलब सुपीरियर कौन हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जा चाहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आपका आया वो था पिट्स एक्ट 1784। ये पिट्स क्या होता है? पिट्स एक्चुअली 24 साल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कैन यू इमेजिन, 24 साल के, तो उनका नाम था। खैर आगे आते हैं। पिट्स एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, तो उन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, उसको पास किया। कब की बात है ये? 1773 की बात है। पास किया और बनते बनते 74 में 84 में एक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो बात क्या है इसमें, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोला। हाँ, मैं ये कहती, जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका 1773 का, उसमें ना काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे, जिन डिफेक्ट्स को ठीक किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसको 1784 में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, मतलब पास करा के। अब जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है वो देखो। पहला पॉइंट ये कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, उसको पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये बोला गया है कि ये तो भाई ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में, मतलब ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर अधिकार है, संपत्ति है वो भारत के अंदर किसकी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो पॉलिटिकल फंक्शन था उसको कमर्शियल एक्टिविटी से अलग किया गया। ये पॉइंट भी बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। मैं ना अभी कुछ MCQ भी लेके आई हूँ, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया गया कि उसकी पॉलिटिकल फंक्शन को उसकी कमर्शियल, मतलब बिजनेस, यहाँ पे कमर्शियल का मतलब है ट्रेड, बिजनेस की एक्टिविटी से
पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्ट। उसके बाद पिट्स एक्ट ने ये बोला कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो उसने क्या किया बेसिकली, उसने जो है कंपनी को डायरेक्टली सबॉर्डिनेट बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, मतलब उससे थोड़ा सा लो लेवल पे वो कंपनी को लाके उसने स्टैंड कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काइंड ऑफ, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ कि फॉर पॉलिटिकल मैटर्स, क्योंकि देखो ट्रेड में तो कुछ मतलब था नहीं इतना, पॉलिटिकल मैटर में क्या हुआ, पॉलिटिकल मैटर में ना BOC को जो है वो अपॉइंट किया गया। BOC क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया गया, जिसमें 6 मेंबर्स थे। कैसे कैसे थे, कौन कौन थे, आपका एक मेंबर था बोर्ड का प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरा मेंबर था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। फिर 4 मेंबर थे प्रिवी काउंसलर्स के। तो कुल कितने हो गए, 6 मेंबर। तो एग्जाम में ये पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू आया था, तो दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब पता है क्या, इस एक्ट को ना क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज़्यादा। क्यों, इसलिए किया गया था बिकॉज ये एक्ट जो है ये बाउंड्री बन गया था गवर्नमेंट कंट्रोल और कंपनी पावर के अंदर। ये क्लियर था नहीं कि कौन सा सरकार के अंदर है और कौन सा कंपनी के पावर के अंदर है। सो इसलिए बहुत सब्जेक्टिव था। तो भाई जब कोई चीज़ सब्जेक्टिव होती है तो उसका क्रिटिसिज्म तो होता है, ठीक है। और एक बात और है, जो गवर्नर जनरल था उसको ना उसके दो मालिक थे। कौन कौन से, पहला तो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा कौन था, ब्रिटिश क्राउन था। तो 2 मालिक है, तो बेचारा परेशान हो गया कि इसके पास जाए, उसके पास जाए, उसको रिपोर्ट दे, उसको रिपोर्ट दे। और पता है क्या, जो ये BOD है ना, अब और फिर क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें नेपोटिज्म का जो है आरोप लगा। तो जो आपको नेपोटिज्म है जो बॉलीवुड में बहुत सारे क्षेत्र में है, वो एक्चुअली अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप देख लीजिए कितना पुराना है, 1784 का है। खैर आगे बढ़ते, दिस वॉज ऑल अबाउट पिट्स एक्ट। अब आते हैं चार्टर एक्ट पे। 1813 चार्टर एक्ट, देखते हैं ये क्या कहता है। चार्टर एक्ट ने क्या किया, मोनोपोली का मतलब होता है अगर किसी का एकाधिकार होता है, उसको ख़त्म किया। किसकी मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उसको ख़त्म करने का काम किया चार्टर एक्ट में। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन से एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया भारत के अंदर। तो नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ध्यान रखिए टाइम, 1813 वाले ने, ठीक है। और अच्छा ये तो चलो ठीक है, मोनोपोली तो ख़त्म की, साथ के साथ ये बोला कि ठीक है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म करते हैं, बट आपको 2 चीज़ों में जो है एक्सेप्शन दिया जा रहा है। आप जो है चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें मोनोपोली होगा। दूसरा, आप जो है ट्रेड भारत के साथ चाय पत्ती मतलब कि टी के साथ, मतलब टी में इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो एग्जाम में पूछता है कि चार्टर एक्ट 1830 जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को एंड किया था, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक्सेप्शंस है टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन इंडिया विद टी, मतलब कि ट्रेड इन टी विद इंडिया, ठीक है। इसको जो है एज इट इज़ रखा गया था। और पता है क्या, कंपनी के रूल को 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, मतलब 20 साल तक कंपनी जो है शासन करेगी। और एक बात और है, इस एक्ट ने जो है परमिशन दी थी उन लोगों को कि जिसको अपना धर्म प्रचार करना था, जिसको अपने रिलीजन को जो है और एक्सपैंड करना था, उनको ये परमिशन थी कि हाँ आप जा सकते हैं इंडिया और अपने मॉरल और रिलीजियस पर्पस को वहाँ पे फ्लरिश कर सकते हैं। मतलब स्पेशली यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था कि वो इंडिया में आके अपने धर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कौन से एक्ट ने अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने रिलीजन को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। सो इट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। और हाँ एक बात और है जो अच्छी बात है, कंपनी को ये कंपलसरी किया गया है कि आप, यहाँ पे शुड लिखा हुआ है कि द कंपनी शुड इन्वेस्ट, की कंपनी जो है 1 लाख रुपए हर साल एजुकेशन, भारतीयों के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करेगी। ये अच्छी चीज़ है तो इसकी सराहना करनी चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, नाम वहाँ बड़ा ही इनका सेम है। सो टाइम लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसका दूसरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 जो भारत के संविधान का 70% शेयर लिया हुआ है। इस एक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं सेंट हेलेना एक्ट। एग्जाम में पूछता है विच एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, सो द आंसर इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, अब देखिए इसमें क्या हुआ। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, क्यों? ताकि वो रिन्यू कर सके किसको? जो चार्टर ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट था जो 1813 वाला था ना, इसको क्या कर सके, इसको रिन्यू कर सके अगले 20 सालों के लिए। और हुआ भी। इस एक्ट के थ्रू 1833 वाले एक्ट के थ्रू 1813 वाला जो एक्ट था उसको 20 सालों के लिए और जो है रिन्यू किया गया था। ठीक है, और पता है क्या, एक बात और है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंग्लैंड के अंदर हुई थी उसका। तो एग्जाम में पूछता है दैट विच एक्ट वाज एन आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। ओके, और पता है क्या, इस एक्ट ने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को इंडिया में लीगलाइज किया था। मतलब हाँ ठीक है, ये चीज़ गलत नहीं है, इसको भी एक लीगल स्टेटस दिया था कॉलोनाइजेशन को इंडिया में। ठीक है, और साथ के साथ जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज ए कमर्शियल बॉडी, इसको एंड किया था। इससे पहले चार्टर एक्ट 1833 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एज ए कमर्शियल बॉडी काम करती थी, तो इसको इस एक्टिविटी को एंड किया है इस एक्ट में और बोला कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्रशासन का काम करेगी। ठीक है, और एक बड़ी बात और है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनका नाम फिर से बदल दिया और नाम क्या रखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था वो रॉबर्ट क्लाइव थे, फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। इसके बाद इस एक्ट ने तो फिर से नाम बदल दिया, क्या नाम रखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रलाइजेशन हो गया, बिकॉज जब नाम बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर जो है वो आ गई। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम लाइन बता दूँ मैं, दैट इज़ कहाँ लिखूँ, 1833 से लेके 35 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, अच्छा, और साथ के साथ जो गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो कि सबॉर्डिनेट थे बंगाल के, उनका क्या हो गया, उनका लेजिस्लेटिव पावर जो है वो छीन लिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया की। तो एक तरह से आप देखिए जो सत्ता का केंद्र था वो एक ही बन गया, वो बन गया बंगाल, और उसके जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के कहलाए। उनके पास एक मोटी तकड़ी उनके हाथ में पावर जो है वो आ गई। ठीक है, और हाँ एक बात और है, यहाँ पे ये बोला गया कि जो लॉज बनाए गए हैं पुराने एक्ट में, लाइक आपका पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, उन सारे लॉज को हम क्या बोलेंगे, उनको हम रेगुलेशन बोलेंगे। और इसके बाद जो लॉज बनाए जाएंगे या फिर मतलब इसके अंदर जो लॉज बनाए जाएंगे या फिर इसके बाद जो लॉज बनाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे एक्ट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस while the laws made under this act will be called acts। ठीक है, और पता है क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज आप बिकॉज जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को लाने वाले में इस एक्ट का बड़ा ही योगदान है। क्यों? चार्टर एक्ट 1833 ने ये बोला कि हम जो है ओपन कंपटीशन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, ये बड़ी बात है। एंड ये बोला कि जो सिविल सर्वेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के पास नहीं होने चाहिए, ये इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो क्या करे, वो सिविल सर्वेंट बने और कंपनी के अंदर
एम्प्लॉयमेंट पाएँ, अच्छी नौकरी, अच्छी जगह ये लोग क्या करें, काम करें। तो एग्जाम में पूछता है दैट विच एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। ओके। और देखो गवर्नर, ये तो मैं बता चुकी हूँ वैसे भी, कि जो गवर्नर जनरल का गवर्नमेंट था वो कहलाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो काउंसिल होगी उनकी वो बोल जाएगी इंडिया काउंसिल। ठीक है। और हाँ, एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। सेडेशन नाम तो सुना होगा। ओके, खैर कभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इंडियन लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था कि वो इंडियन लॉज को कोडिफाई कर सके। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन बने थे, और जो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मकॉले। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में बहुत सारी जो जो चीज़ें हैं कभी पढ़ेंगे सेडेशन तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट हेलेना एक्ट, इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी बोला जाता है। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द ऑल द एक्ट्स। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जाने उससे पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ज़रा लैंड रेवेन्यू सिस्टम बता दूं बिफोर ब्रिटिश इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन का यूज़ कर लूँ। ब्रिटिश इंडिया में लैंड रेवेन्यू क्या है उससे पहले एक बार मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं लैंड रेवेन्यू, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिफोर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, बिफोर ब्रिटिश इंडिया। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रिटिश इंडिया से पहले भारत में कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है। आप लोग जानते हो कि जो टैक्स है वो आज भी और पहले भी खैर एक मेजर स्रोत था, एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, है कि नहीं? खैर अभी भी है। ओके, किसके रेवेन्यू के लिए? राजाओं के और जो एम्परर्स थे। खैर अभी भी है, और आज के समय में वो गवर्नमेंट से बस बदल गया है। ठीक है। पुराने समय से चला आ रहा है। तो उस समय की बात है जब ये राजा लोग राज किया करते थे। ड्यूरिंग उनके किंगशिप, उनके कार्यकाल में होता क्या था, जो लैंड था ना, इस लैंड को डिवाइड किया गया था। इस लैंड को क्या किया गया था? इस लैंड को डिवाइड किया जाता था जागीर्स में। ओके, जागीर्स में इस लैंड को डिवाइड किया जाता था। अब ये जो जागीर से ये अलॉट की जाती थी जागीरदार को। नाम सुना होगा आपने। जो जागीर है वो अलॉट की जाती थी जागीरदार को, ताकि भाई तुम इसका ख्याल रखो। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लैंड को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया और जागीर में अलॉट किया। और फिर जो जागीर से ये हमने किसको दे दी, ये हमने दे दी जागीरदार को। अब ये जागीरदार क्या करते थे, जो उनको लैंड का एरिया मिला वो फिर से इस लैंड को, जो आपका जागीर था, इसको जो है इनके कुछ सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। जागीरदार के सबॉर्डिनेट, मतलब कि जूनियर मान के चलो, सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। ठीक है। वो इस लैंड को और छोटा कर देते थे। मतलब जागीरदार जो लैंड मिला था इसको स्प्लिट करके, इसको छोटा करके वो इस लैंड को इनके सबॉर्डिनेट्स जो थे, जिनको ज़मींदार कहते हैं, उनको क्या करते थे, अलॉट कर देते थे। ठीक है। ओके, गॉट इट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो लैंड था उसको डिवाइड कर देते जागीर्स में, और फिर जागीर्स को हम लोग जागीरदार्स को दिया करते थे। जागीरदार्स फर्दर उस लैंड को स्प्लिट करते थे, और फिर उसके बाद उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, जिनको ज़मींदार कहते हैं, उनको दिया करते थे। अब ज़मींदार क्या करते, जो ज़मींदार को लैंड मिलता वो उस लैंड को दिया करते थे। जो पीजेंट हुआ करते हैं ना, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, उनको दिया करते थे कि भाई तुम लो इसको और तुम इसको कल्टीवेट करो, और इसके बाद क्या करना, तुम इस लैंड को जो है तुम लो और तुम इसको कल्टीवेट करना। और फिर इससे वो क्या करते थे,
रेवेन्यू को मतलब कि टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है, देख रहे हैं आप। जागीर आया, फिर उसको हमने जागीरदार्स को दिया, जागीरदार से फिर उसको काटा पीटा, फिर उसने जो है ज़मींदार्स को दिया, ज़मींदार्स ने फाइनली उसको पीजेंट को अलॉट किया और बोला कि तुम इस पर खेती वेती करो, और उसके बाद जो इससे पैसा मिलेगा उसको हम लोग टैक्स की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका पुराने ज़माने का, एंशियंट टाइम का। बट अगर मैं आज की बात करूँ, मतलब ब्रिटिश काल की बात करूँ, तो कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है, और कुछ तो ऐसे ऐसे सिस्टम है जिसको सुन के बड़ी दया आती है। चलिए आइए जानते हैं बेसिकली हुआ क्या था। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ये जो था ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिशर्स के लिए। खैर ये जो बात है ये आप देखोगे, मैंने बताया पुराने ज़माने के अंदर भी जो राजा महाराजा थे उनके लिए भी ये एक सोर्स था इनकम का, और इनके लिए भी मतलब ब्रिटिशर्स के लिए भी जो है ये एक सोर्स था इनकम का, ठीक है। और पता है क्या, इसीलिए जो है हम लोग मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को बेसिकली 3 टाइप में बांटा। ओके, वो 3 टाइप क्या है जो मैं बताने वाली हूँ, ये बात है बिफोर इंडिपेंडेंस की। वो 3 टाइप क्या है, पहला है आपका जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है महलवारी सिस्टम, इसको महल से मत कंफ्यूज करना, पैलेस से, बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज रैयतवारी सिस्टम। और पता है क्या, इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस चीज़ पे है कि तीनों में जो पैसा कलेक्ट किया जाता था वो इनको अलग अलग बनाता था। मतलब कि ज़मींदारी में जो मेथड था वो महलवारी से अलग था पैसे कलेक्शन का, जो रैयतवारी में था वो महलवारी से अलग था। सो इन तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है, इन तीनों में क्या होता था, कितने क्रूअल थे इनकी इनकी पॉलिसीज़, आइए जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ज़मींदारी से, जिसको परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम जो है बनाना चाहती हूँ। खैर ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड, मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है। सी, ये मैंने पार्ट इसको, इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये ज़मींदार है, और ये हमारे प्यारे पीजेंट्स हैं, और ये हो गया आपका ज़मींदारी सिस्टम। अब मतलब क्या हुआ इसका, देखिए वेरी सिंपल बताती हूँ। यू नो व्हाट, सबसे पहले जानते हैं कुछ स्टैटिक बातें। ज़मींदारी से सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1739 में, सॉरी 1793 में। एग्जाम में पूछता है ज़मींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अंडर द जमींदारी सिस्टम इसके अंदर क्या हुआ कि जो लैंड रेवेन्यू था, जो लैंड से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो फार्मर्स के द्वारा, वो बेसिकली डायरेक्टली आप नहीं इकट्ठा कर पाओगे। देखो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये फार्मर, यहाँ पीजेंट का मतलब क्या है, फार्मर, पीजेंट से पैसा तो इकट्ठा करेगा, ओके, रेवेन्यू तो इकट्ठा कर रहा है, बट नॉट डायरेक्टली। बीच में कौन आ गया, बीच में एक आ गए हैं ज़मींदार। तो यहाँ पे ये 3 लोग जो है रोल प्ले करते हैं। और एक बात बता दूँ मैं, आप जो है ये वर्ड सुनेंगे टेनेंट, बहुत से लोग टेनेंट होंगे भी, मतलब किराएदार। तो ये जो वर्ड है ना टेनेंट, ये लिया गया है टेनेंसी से, और टेनेंसी का मतलब होता है आप किसी चीज़ को जो है होल्ड करने के लिए दे रहे हो, पकड़ने के लिए दे रहे हो। आप चाहे लैंड दे रहे हो या फिर पीस ऑफ लैंड दे रहे हो या फिर कोई इलाका दे रहे हो, ठीक है। और ये टर्म आगे बढ़ते बढ़ते किसमें बन गया, टेनेंट में, जिसको आप दे रहे हो होल्ड करने के लिए, और कि वो उसको होल्ड करें, उसको फिर क्या करना है, उसको पैसा भी देना है, उस पर्सन को कहते हैं टेनेंट। उस परंपरा को कहते हैं टेनेंसी। जो आगे चल के रूम वगैरह रेंट पे देना वगैरह, जो लोग नहीं करते, जो लोग रूम और रेंट पे ले रहे हैं या फिर वॉट एवर रेंट पे ले रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है टेनेंट। क्यों, बिकॉज वो होल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, पैसे भी दे रहे हैं उसके, ठीक है। तो अब ये जो आपके पीजेंट थे ना, ये अपना कल्टीवेशन करते, तो जो कल्टीवेशन करते, जो भी कुछ पैसा वैसा बनता है इनको देना होता है ज़मींदार को, और फिर ये जो है इनको दे देते। और पता है क्या, जो शेयर था ना वो ये था कि
48% ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, 11% जमींदार के पास था, बाकी जो बचा वो इनके पास था। तो कितना कम मिल रहा है पीजेंट को। तो इसमें बेचारे जमींदार भी परेशान रहते, पीजेंट भी परेशान रहते, ठीक है। सो और पता है क्या, जो बेचारे आपके पीजेंट थे, जो यहाँ पे हम लोग जिनको टेनेंट के नाम पे ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने क्या किया, किराए पे लिया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ जमींदार की मर्जी पे, दया पे टिके होते हैं, क्योंकि जमींदार को तो भाई रेवेन्यू देना ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो कुछ ना कुछ करके उसको पैसा चाहिए, तो वो बड़ा ही परेशान करता है। तो बड़ा ही बेकार सिस्टम था ये आपका। अब एक बात और बता दी जाए कि ये सिस्टम कहाँ, ये सिस्टम स्टार्ट तो बंगाल में हुआ, कहाँ एक्सटेंड हुआ, ये ओडिशा में एक्सटेंड हुआ, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास तक पहुँचा और वाराणसी तक ये पहुँचा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही कठोर टाइप का था ये सिस्टम, और जिसमें हमारे जो पीजेंट थे वो पिसते थे। खैर जमींदारों को भी लॉस हुआ करता था, और प्रॉफिट में कौन होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रैयतवारी। तो रैयतवारी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड है रैयत, एक सेकेंड, हाँ, ये जो वर्ड है रैयत, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। इस रैयत वर्ड का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने इन 1820। तो ध्यान रखिएगा, उसको किसने किया था, उसको किया था जो आपका जमींदारी था, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। इसको किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में, ठीक है। और ये जो था, ये आपका प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था साउथ इंडिया के अंदर। जो मेजर एरिया थे इसके अंदर, मद्रास था, बॉम्बे था, आसाम का पार्ट था, कोर का जो प्रोविंस था जो ब्रिटिश इंडिया का था वो था, ठीक है। और रैयतवारी में क्या होता है कि जैसे कि कल्टीवेशन, तो इसमें जो था पूरा अधिकार जो था वो पीजेंट के ऊपर था, मतलब यहाँ पे जमींदारों का कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो डायरेक्टली टैक्स को पीजेंट से, किसानों से लिया करते थे, जैसे कि वहाँ तो जमींदारों से लिया करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट लिया कर सकते थे। कैन यू सी द डिफरेंस, ओके। रैयतवारी में आप डायरेक्टली पैसा ले रहे हैं किसानों से, और उसमें जमींदारी में जमींदारों से ले रहे हैं पैसा, और जमींदार जो है वो पीजेंट से ले रहे हैं, ठीक है। और पता है क्या, जो रेवेन्यू रेट्स था इस सिस्टम में वो 50% था अगर लैंड ड्राई है, 60% था अगर लैंड इरिगेटेड है, ठीक है। मतलब समझ आ जाइए क्या मतलब, शोषण किया जा रहा है, मेहनत करे बेचारा किसान और फल खाए मालिक, है ना। खैर ऐसा आज के ज़माने में के अंदर भी जो है वो होता है। खैर जो वीक होता है उसको और दबाया जाता है। तो अब एक बात और बता दूं कि इसमें क्या था कि जो आपका ओनरशिप था ज़मीन का वो फार्मर्स के पास था, ये तो बात आप जान ही रहे हो। और इससे क्या हुआ था, एक्सेसिव, अच्छी खासी मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो टैक्स था बेचारे किसानों के ऊपर लगाया जाता था। और यही नहीं, ये लोग टैक्स के जो रेट है जब मन करता तब उसको बढ़ा देते, कम तो नहीं करते, बढ़ा देते थे। तो ये इसका ड्रॉबैक था रैयतवारी का। नेक्स्ट जो था हमारा सिस्टम वो था महलवारी। तो महल देख के अच्छी फीलिंग ना आए, क्योंकि लोगों को ना महल देख के फीलिंग आती है कि महल है, मतलब कि पैलेस है, नहीं। जो ये वर्ड महल है इसका मतलब होता है 1 यूनिट, या हम कह सकते हैं विलेज। ये जो वर्ड महल है ना, इसका मतलब क्या होता है, विलेज, एंटायर विलेज, या फिर आप कह सकते हो एंटायर लैंड, या फिर एंटायर कम्युनिटी। तो 19 सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी तो हुआ क्या कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये प्लान किया, मतलब इस बात से कन्विंस हुए कि जो रेवेन्यू का सिस्टम था उसको क्या करना है, उसको चेंज करना है, बिकॉज उतना उनको फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो अब ये प्लान किया उन्होंने कि हम लोग जो है रेवेन्यू को वो फिक्स नहीं करेंगे परमानेंटली, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी है वो क्या करेगी, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना। जो खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और ट्रेड के वो बढ़ रहे हैं। तो इस खर्चे के बढ़ने की वजह से हम जो है फिक्स इनकम पे नहीं डिपेंड हो सकते हैं। तो क्या हुआ, 1822 के अंदर एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक नया सिस्टम जो है बनाया।
उसका नाम रखा गया महलवारी सिस्टम, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था बंगाल प्रेसिडेंसी का, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। अब जो है इसका मोस्ट ऑफ द जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर ये बोला गया कि जो लैंड रेवेन्यू हम लोग फार्मर से इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वो फार्मर से ना करके जो उस गांव का मुखिया है, जो विलेज हेडमैन है, उससे इकट्ठा करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ होल फार्मर, सॉरी होल विलेज। ध्यान रखिएगा, जमींदार नहीं है यहाँ पे ये बोला गया कि जो पैसा है जो हम लोग चुटपुट छोटे मोटे किसानों से ले रहे हैं इंडिविजुअली, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग वो पैसा पूरे एक विलेज का जो सरदार है, जो हेड है, उससे लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पूरा विलेज। वो इंसान जमींदार नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो एंटायर विलेज था उसको एक बड़े यूनिट में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट किया गया। तभी बोला गया महल। ओके, महल 1 महल 2, मतलब ये पैलेस नहीं है, छोटे मतलब कि पूरे विलेज को एक पर्टिकुलर एरिया में कन्वर्ट किया गया, उसको बोला गया महल। और फिर इस महल को एक 1 यूनिट ऑफ पेमेंट की तरह जो है ट्रीट किया गया, कि मतलब महल 1 से इतना पैसा आएगा, महल 2 से इतना आएगा। तो इसमें क्या है ना कि इंडिविजुअली फार्मर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में ये हुआ कि आप जो है पीरियोडिकली अपने जो भी रेवेन्यू है उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और इसमें कोई फिक्स नहीं है। ओके, द रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स, तो जो है रेवेन्यू आपका वो रिवाइज हो सकता है, बदल सकता है। तो ये उनके लिए एक तरह से एडवांटेज था। और इस सिस्टम को जो है पॉपुलराइज करने में हाथ था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने इस सिस्टम को जो है फेमस किया आगरा में, अवध में, और फिर इसको मध्य प्रदेश और पंजाब में भी फैला दिया। और पर पता है कहते हैं कि हर सिस्टम का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, तो महलवारी का भी एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, आप पूरे महल से पैसा ले रहे हो, तो जितना आप जाओगे यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पे मतलब आप अपना एफर्ट लगाओगे उतना तो आपका खर्चा हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है इसमें ड्रॉबैक रही, प्लस करप्शन भी था। तो क्या लिखा हुआ है, जो मेजर ड्रॉबैक था इस सिस्टम का, वो ये था कि जो सर्वे आप लोग करते थे, ओके, वो प्रैक्टिकली फॉल्टी अजम्पशंस पे बेस्ड था। इससे क्या हुआ, मैनिपुलेशन और करप्शन का स्पेस था, तो वो घाटे में गया। और क्या था ना कि कंपनी कभी कभी कलेक्शन के लिए इतना ज़्यादा खर्चा कर देती कि जो जो रेवेन्यू आपको मिलता वो कम होता, तो इससे भी क्या था, भैया लॉस में थे। तो दैट इज वाई दिस सिस्टम बिकेम अ फेलियर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द महलवारी सिस्टम, द रैयतवारी सिस्टम, the zamindari system, as well as Charter Act 1833, 1813, Pitts Act 1784, and a very important Regulating Act 1773. अब जाते जाते कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग खेलते हैं। See, this question is present on your screen. Let's solve the question. तो क्वेश्चन कहता है, consider the following statements regarding the permanent settlement introduced by Britishers. आपको बताना है कि इनमें से जो सेंटेंस है जो आपका बात करता है परमानेंट सेटलमेंट्स के बारे में, जिसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है। It was introduced by Alexander Reed. No, it was not introduced by this. फर्स्ट ऑप्शन आउट हो गया, तो ये ऑप्शन आउट। अब देखो सेकंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इस पे आते हैं थर्ड पे। द सिस्टम रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द प्रोविजन ऑफ बंगाल। नहीं, बाद में ये एक्सटेंड भी हुआ था, है ना, उड़ीसा वगैरह में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, इसको करते हैं सॉल्व। Consider the following statement regarding the constitutional importance of Regulating Act 1773. ओके, आपको ये एक्ट याद है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यस, ये फर्स्ट स्टेप था कंट्रोल करने के लिए भी और रेगुलेट करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस आपका
करेक्ट है। तो आंसर 1 2 3 तीनों हो सकता है। सेकेंड पे आते हैं। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे इसने पहली बार जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है कंपनी का उसको क्या किया, उसको पहचान दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट। नो, द गवर्नर of Bombay and Madras were subordinate. They were subordinate to the Governor General of Bengal. So that is why third option is wrong. तो हमें क्या बताना, करेक्ट ना, तो ऑप्शन 3 वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन आउट हो गया। अब देख रहे हो कौन सा करना है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को चेक करना है। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। एक अब एक काम करते हैं, मैं आपको नोट्स में दिखाती हूँ कि क्या मैंने बताया था कि इसने जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। और एक ये पॉइंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को इसने जो है रिकोगनाइज किया। तो देखो एक बार आते रेगुलेटिंग एक्ट पे। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये वाली बात तो गलत हो गई, उसमें गलत दिया था। और यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है कि उसने क्या किया था, इसने जो है ये वाला फर्स्ट एंड भी सर आपका सही था। ठीक है, इसके बाद इधर आता है पिट्स पे। अब देखो पिट्स एक्ट ने ना पहली बार पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया था पिट्स एक्ट में। जब पिट्स एक्ट ने किया था तो हम लोग इसको बोल ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को पिट्स एक्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था। तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा आउट हो गया। तो क्यों आउट हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों आउट हो गया, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो फंक्शन था ये पिट्स इंडिया एक्ट का था, ये पिट्स इंडिया एक्ट का फंक्शन था। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 3। तो व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज क्लास, हमने ये देखा कि कैसे कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी को फ्रेम किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो कितनी स्ट्रिंजेंट थी और कितनी ही मैं क्या बोलूँ, कितनी हार्श थी। ओके, सो ऑन दिस नोट मैं क्लास को रैप अप करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC examination. Okay, and please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. और हाँ, आप जान रहे हो कि अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स को लेके आया है, तो उसको भी अवेल करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।